नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें सभी जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑफिशियल नोटिस में, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। उसी की सीरीज में हमने यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास से स्टार्टिंग की है। इसके टॉप 500 हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे और टॉप 500 क्वेश्चन में आपको प्राचीन भारत से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर प्राचीन भारत से आपका कोई क्वेश्चन आएगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करवाई जा चुकी है। 1 मार्च से यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम आपका चाहे कभी भी हो जाए, कभी भी ले लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको डेडिकेटेड और हार्डवर्क तरीके से इन सीरीज़ को फॉलो करना है और आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। डीपली जो टॉपिक्स हैं, आपको एंशियंट, मिडिवल और जो मॉडर्न है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से अब सीईटी लागू कर दिया गया है हरियाणा में और 4 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, उस हिसाब से वैकेंसियाँ कम होती जा रही हैं और जो कंपटीशन है वो हाई होता जा रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब डीपली और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इसमें हर सब्जेक्ट के टॉप 500 आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और हरियाणा जीके जो है उसके स्पेशल हम 1000 MCQ यहाँ पे करवाएंगे। तो इन सभी को मिलाकर लगभग आपको 5000 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो ये इनफ हो जाता है और आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त कर रहा है या आपका कोई रिश्तेदार या जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ये इस सीरीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके और सभी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा पहला पार्ट 1 मार्च को आ चुका है। आज हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आपको कोई वीडियो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको सारी वीडियोज़ और जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के सेकेंड पार्ट को। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास। और जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आहड़ एवं गिलुंड पूरा स्थल है जो वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। क्या ये बनास घाटी में अवस्थित है, क्या ये सिंधु घाटी में अवस्थित है, क्या ये गंगा घाटी में अवस्थित है, या फिर यमुना घाटी में अवस्थित है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आहड़ एवं गिलुंड जो पूरा स्थल है ये बनास घाटी के अंदर अवस्थित है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो आहड़ संस्कृति है वो एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो राजस्थान में दक्षिण पूर्व है। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व स्थान है वहाँ पे आहड़ नदी के तट पर ये स्थित है आहड़ संस्कृति। और जो इसकी जो ये कब से कब तक फला फूला ऐसा कह सकते हैं, ईसा पूर्व 3000 से लेके ईसा पूर्व 1500 तक ये जो सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता थी, ये फली फूली थी। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है आहड़ संस्कृति के बारे में। अब गिलुंड संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। जो गिलुंड है वो पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के जो राजसमंद जिला है, राजस्थान का जो राजसमंद जिला है ये पश्चिमी भारत जो राजस्थान है पश्चिमी भारत में पड़ता है। और जो राजस्थान का राजसमंद जिला है वहाँ पे एक गांव है और ये एक गांव है और पुरातात्विक स्थल है। जो गिलुंड है वहाँ पे एक गांव है और पुरातात्विक स्थल है। यह जो आहड़ और बनास परिसर में खोदे गए 5 प्राचीन स्थलों में से एक है। जो वहाँ पे खुदाई की गई थी इन प्राचीन पुरातात्विक स्थलों की, तो वहाँ पे 5 ऐसे स्थल मिले थे, इससे इनके रिलेटेड ही मिले थे, जिनमें से आहड़ हो गया, ओजियाना हो गया, मरमी हो गया और बालाथल होगा। ये स्थल भी इसके अंदर शामिल है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के अंदर जानकारी रखनी है। अदरवाइज आपको इतना तो याद रखना ही है कि आहड़ एवं गिलुंड पूरा स्थल बनास घाटी में अवस्थित है। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाएंगे और इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। आहड़पुरा स्थल का प्राचीन नाम क्या है। तो क्या है आहड़पुरा स्थल का प्राचीन नाम? धूलकोट है, ताम्रवती है, सोनगिरी है, या फिर लोहनगरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ताम्रवती इसका पुराना नाम है, आहड़ का प्राचीन नाम। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, 2-4 लाइन जो भी इंपॉर्टेंट होगा। जो आहड़ संस्कृति है, आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती या फिर ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता था। और जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ को
जो 10वीं और 11वीं शताब्दी थी उसमें आहड़ को आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में आहड़ के स्थानीय जो लोग हैं इसे धूलकूट के नाम से जानते हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको आराम से देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। सारी जानकारी मैंने अच्छे से रीड कर दी है और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण एक पुरास्थल है जो स्थित है, मतलब ये पूछा गया है नवदा टोली है जो एक जगह है वो एक ताम्रपाषाण पुरातात्विक स्थल है, यह कहाँ पर अवस्थित है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। राजस्थान में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है या फिर महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जो नवदा टोली एक पुरातात्विक स्थल है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया नवदा टोली ताम्रपाषाण स्थल का उत्खनन किसने करवाया था या फिर किसके द्वारा करवाया गया था। तो HD संकालिया के द्वारा करवाया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था, जयदेव शर्मा के द्वारा करवाया गया था या फिर हरीश बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये HD संकालिया के द्वारा नवदा टोली जो ताम्रपाषाण पुरातात्विक स्थल था इसका उत्खनन करवाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो नवदा टोली जो पुरातात्विक स्थल था इसका उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था और महेश्वर में, जो महेश्वर जगह है में नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे MS विश्वविद्यालय बड़ौदा तथा मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से HD संकालिया के नेतृत्व में सन 1952-53 एवं 1953-54 तथा इसके पश्चात 1957-59 के मध्य यहाँ पे खुदाई का काम करवाया था। तो आई होप सब आपको समझ आ गया होगा। 2 बंदों ने इसकी खुदाई में HD संकालिया के नेतृत्व में खुदाई करवाई थी। एक तो जो यहाँ पे कॉलेज है नवदा टोली का, माफ़ कीजिएगा, दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है बड़ौदा तथा मध्य प्रदेश का जो पुरातात्विक विभाग है, उन दोनों ने संयुक्त रूप से HD संकालिया के नेतृत्व में खुदाई करवाई थी। कब कब खुदाई करवाई गई थी? 1952-53 में भी खुदाई करवाई गई थी, 1953-54 में भी और उसके पश्चात 1957-59 में भी यहाँ पे खुदाई का काम करवाया गया था। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था। जब प्राचीन एंशिएंट लोग थे वहाँ पे, तो उस कंडीशन में पूछा गया है जब लोग मर जाते थे तो उनको किस दिशा में दफनाया जाता था। तो आइए देख लेते हैं। पश्चिम दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था, पश्चिम पूर्व की दिशा में दफनाया जाता था, पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था या फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था। तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, ये पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में कब नियुक्त किया गया था। तो आइए देख लेते हैं कब नियुक्त किया गया था। जो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय थे इनको पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में कब नियुक्त किया गया था। 1872 में किया गया था, 1861 में किया गया था, 1871 में किया गया था या फिर 1865 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनको 1861 में जो नियुक्त किया गया था पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो कनिंघम महोदय थे इनको दिसंबर 1861 से पहले, मतलब 1861 में तो इनको नियुक्त कर दिया गया था, उससे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1861 और 1865 के बीच में पूर्व में गया से लेकर उत्तर पश्चिम में सिंधु तक और उत्तर में कलसी से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैले क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। तो इतने सारे क्षेत्रों का, इतने बड़े क्षेत्र का इन्होंने सर्वेक्षण किया था पुरातात्विक उसके अंदर जब ये नियुक्त किए गए थे, पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर जब ये नियुक्त किए गए थे तो 1861 से लेकर 1865 तक 4 सालों के बीच में इन्होंने इतने सारे बड़े क्षेत्र को जो था फैले क्षेत्र में सर्वेक्षण किया था। तो ये जानकारी आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कहा गया है किस वर्ष पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया था। मतलब कब से लेके किस वर्ष जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था सरकार के अंडर एक गठित विभाग कर दिया गया था, मतलब सरकार की देखरेख में ये विभाग को बना दिया गया था। तो ये देख लेते हैं 1881 में, 1872 में, 1866 में या फिर 1871 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 1871 में इसका जो ये गठन किया गया था विभाग के रूप में, सरकार के एक विभाग के रूप में 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक गठित कर दिया गया था विभाग के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रित कर किसे इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो लॉर्ड कर्जन आप जानते ही हैं, 1902 में लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल। तो उस समय की यहाँ पे बात चल रही है। तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रित कर किसे इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था 1902 में। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन मार्शल को बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, जेम्स प्रिंसेप को बनाया गया था या फिर स्मिथ को बनाया गया था। तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जॉन मार्शल को बनाया गया था 1902 में महानिदेशक। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो जॉन मार्शल थे इनको 1902 से लेके 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाया गया था। मतलब ये जो महानिदेशक के पद पर बने रहे थे ये 1902 से लेके 1928 तक महानिदेशक के पद पर बने रहे थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल, इतनी आपको यहाँ पे जानकारी याद रखनी है जॉन मार्शल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्किनसन थॉम्सन के द्वारा डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का तिरुयुगीन विभाजन कब किया गया था। जो ये पुरातात्विक क्रिश्चियन थे जर्किनसन थॉम्सन के द्वारा डेनमार्क में एक जो इकट्ठे होते थे सभी लोग, उनके द्वारा कब इसको त्रियुगीन विभाजन किया गया था। जो ये कोपेन सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन को त्रिविभाजन कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। 1920 में किया गया था विभाजन, 1820 में किया गया था, 1926 में किया गया था या फिर 1836 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 1820 में किया गया था त्रियुगीन विभाजन, पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया गया था 1820 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए हर क्वेश्चन की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती। जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी जानकारी मेरे द्वारा यहाँ पे आपको बता दी जाएगी। सो यू डोंट वरी, आपको जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी यहाँ पे आपको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया आधुनिक मानव समाज के द्वारा मुख्य रूप से कितने खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया था। जो आधुनिक मानव होते थे उस समय मुख्य रूप से कितने खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया जाता था। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 7 प्रकार के खाद्यान्नों का उपयोग किया जाता था, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के खाद्यान्नों का उपयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 8 प्रकार के खाद्यान्नों का उपयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है। मतलब ताम्र पाषाण युग को किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो दूसरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। ताम्रलिप्ति के नाम से भी जाना जाता है, चल्कोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र पाषाण के नाम से भी जाना जाता है या फिर लौह के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ताम्र पाषाण युग था उसको चल्कोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम ये माना जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं उन्हें किसके, मतलब भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ये आप मान सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है, स्मिथ को माना जाता है या फिर जॉन विलियम्स को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जा सकता है, या कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जा सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर।
तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, यह भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो किस विभाग के अंतर्गत आता है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या ये कला विभाग के अंतर्गत आता है? पहले यहाँ पे ये नोटिस कर लीजिएगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहले इसका नाम होता था, अब नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, चित्रकला विभाग के अंतर्गत आता है, या फिर इन तीनों विभाग के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संस्कृत विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है अपना, ये एक स्वायत्त शासी संगठन है, स्वायत्त शासी यानी कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, और जो इसके रीजनल सेंटर है वो मैसूर के अंदर है, इसका रीजनल सेंटर। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः आएगा यहाँ पे 3 नामों का प्रयोग किया गया है, मतलब सिंधु सभ्यता को किन 3 नामों से जाना जाता है आप ये मान सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे तीनों ही नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, तीनों नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा गया है। तो 1922 में की गई थी, 1921 में की गई थी, 1923 में की गई थी, या फिर 1920 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हड़प्पा की सभ्यता की खोज थी वो 1921 में की गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये रावी नदी के तट पर स्थित है, मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित है। मतलब जैसे कि मान सकते हैं आप, जो हड़प्पा पूरा है 100%, उसका 70 to 80% भाग अर्ध शुष्क भूमि में स्थित है, जहां कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने 1921 और 1922 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। तो इतना आपको याद रखना है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और जो ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए हम नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देश अनुसार जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने की थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देश अनुसार जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, या फिर सूरज भान ने की थी। तो अभी मैं ऊपर आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ। 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है और दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कितने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत किसने, यहाँ पे किसने आएगा, माफ़ कीजिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, किसने कर लीजिएगा यहाँ पे। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है? तो किस इतिहासकार ने कहा है? पिग्गट महोदय ने कहा है, जेम्स प्रिंसिप ने कहा है, स्मिथ ने कहा है, या फिर जॉन विलियम्स ने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पिग्गट महोदय ने कहा था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं वो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है वहाँ पर ये दोनों स्थान अवस्थित हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आपको इतना याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है, शायद आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि 1947 से बंटवारे से पहले तो ये सभी भारत में ही होते थे। बट जब बंटवारा हो गया 1947 में, दो अलग अलग हो गए, पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना दिया गया, तो तब ये जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लकराना जिले के अंदर चली गई है ये जगह। तो इतना आपको याद रखना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये हमसे पूछा गया है, जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के अवस्थित है, किस किनारे अवस्थित है। ऊपर हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा। सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, सरस्वती नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, झेलम नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, या फिर रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? बाएं तट पर अवस्थित है। और उसके बाद जो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब में प्रांत सिड़प स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी, और शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की एक बाएं किनारे पर सहायक नदी है। ये भी पूछा जा सकता है, जो रावी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको इतना याद रखना है, ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो रावी नदी है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये हमसे पूछ लिया गया है, तो ये आइए देख लेते हैं। सरस्वती नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, झेलम नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, या फिर सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है? मतलब किस कौन सी सर्वाधिक मान्य तिथि मानी जाती है जो हड़प्पा सभ्यता की है? आइए देख लेते हैं। 2500 से 1700, 2250 से 1800, 2300 से 1780 और 2800 से 2250। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 से लेके 1700 मान्य तिथि है, रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग ये माना गया है। इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सी जानकारी मैं इसके बारे में बता दूं आपको। तो जो पुरातत्वविद होते थे पहले, जो पुरातत्वविद होते थे, जो पहले कोई भी सामान खोज लेते थे, उनके द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया था, मैं जो पुरातत्वविद की बात कर रहा हूँ, रेडियो कार्बन की इसके बाद बात करूँगा। जो पुरातत्वविद होते थे पहले, उनके द्वारा जो समय निर्धारण किया गया था इस हड़प्पा सभ्यता का, उनके द्वारा किया गया था 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया था। बट जो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति है, इसके द्वारा क्या टाइम पीरियड किया गया है इसका? 2500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व माना गया है इसका समय। तो आप ये दोनों याद रख लीजिएगा। पुरातत्वविदों के हिसाब से माना जाएगा तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन के हिसाब से अगर पूछा जाएगा आपसे तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व माना जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट आप याद रखिएगा 1750 या फिर 1700, कोई एक ऑप्शन देगा आपको, यू डोंट वरी, दोनों नहीं देगा। तो इतना आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की विकास की प्रकाष्ठा का समय है। मतलब प्रकाष्ठा मतलब पूछा गया है जो हड़प्पा सभ्यता थी किस समय अपने चरमोत्कर्ष काल पर थी, मतलब हाई पीक पर थी। तो 2280 से लेकर 1800 के समय में अपने हाई पीक पर थी। 2370 से लेके 2000 के समय, 2500 से लेके 2250, या फिर 2300 से लेके 2000 के बीच में प्रकाष्ठा का समय था। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 2300 से लेके 2000 के बीच में इसकी हड़प्पा सभ्यता का प्रकाष्ठा का समय माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी? तो दजला फरात सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, इराक सभ्यता के समकालीन थी, या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी? ये थी मिस्र सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। और एक नाम और बता देता हूँ मैं, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन थी। क्या पता आपको ऑप्शन में क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी, तो क्या पता उस टाइम मिस्र सभ्यता ना दे के मेसोपोटामिया सभ्यता दे दे। तो आपको इतना याद रखना है, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों के ये समकालीन मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? जो हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी। तो ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, यहाँ पे पूछ रहा है सुक्ता गेंडोर, मांडा, दायमाबाद और अशमक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है ये सुक्ता गेंडोर के अंदर है। और जो सुक्ता गेंडोर है वो बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। इतना आपको रिमेंबर रखना है, एग्जैक्ट आपको जगह याद होना चाहिए। क्या पता आपको सुक्ता गेंडर ना दे के बलूचिस्तान दे दे या फिर आपको पाकिस्तान दे दे। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है सुक्ता गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? जो पूर्वी लोकेशन पर है वो पूछा गया है, आलमगीरपुर, सुक्ता गेंडोर, मांडा या फिर लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आलमगीरपुर में है, जो पूर्वी स्थल है हड़प्पा का। आलमगीर की बात मैं बता देता हूँ, जो आलमगीरपुर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी डायरेक्शन में ये पड़ता है आलमगीरपुर। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल पूछा गया। जो उत्तरी पूरा स्थल कहाँ पर है? सुक्ता गेंडोर में है, आलमगीर में है, मांडा में है या फिर कालीबंगा में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मांडा में पड़ता है। जो उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है वो पड़ता है मांडा में। और मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इतना आपको याद रखना है। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि मांडा जो लोकेशन है हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है ये एग्जैक्ट कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है भारत के? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में ये जगह है मांडा। और ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो एंशिएंट हिस्ट्री के आज सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किए। उसके बाद डायरेक्ट आपको ये थर्ड पार्ट आपको कल दिया जाएगा। रोज़ 8 बजे ये हमारी सीरीज़ आ जाती है, रोज़ 8 बजे हमारा ये वीडियो लेक्चर आ जाता है। तो इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, और आप साथ के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताएं। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसी टाइम आप अपने दिमाग में आंसरों को पढ़ लीजिएगा। भाई इतना टाइम तो आपको मिल ही जाता है, और क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने 25 में से आपके ठीक हो रहे हैं। डेफिनेटली आप अगर ये पूरी सीरीज़ देखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक अगर आप कंटिन्यू देखेंगे, उसके बाद जैसे लिखित परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तब हम 5 साल के HSSC के 5 साल के प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। उसमें आपको पता इजीली लग जाएगा कि जो आपने ये सीरीज़ हमारी देखी है कितना आपको बेनिफिट हुआ है। ईजीली बिल्कुल आप करते चले जाएंगे, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और आपको ये भी लग रहा होगा कि इतनी डीपली क्यों यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, या फिर इतने मतलब हर बात पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो ये इतना ही डिफिकल्ट होने वाला है। HSSC का एग्ज़ाम प्रीवियसली आप देख लीजिए। किसी बच्चे ने कोई जो नया बच्चा जुड़ रहा है तो वो पुराने बच्चों से बात करके देख लीजिएगा HSSC हरियाणा पुलिस का कितना डिफिकल्ट एग्ज़ाम पूछती है। उसी के रिगार्डिंग ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे ही तैयारी कीजिएगा, तभी आपका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक डाल दिया है। वहाँ से डायरेक्ट आप हमें फॉलो करके हमसे चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। विदिन 1 आवर आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन है कर दिया जाएगा वहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।